वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्क डन बाय अंडरग्राउंड वाटर या भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली स्थल आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। कास्ट लैंड फॉर्म्स या कास्ट स्थल आकृतियाँ। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। भूमिगत जल के क्या कार्य होते हैं? तल पर बहते हुए जल की भांति भूमिगत जल भी काफी बड़े क्षेत्र में परिवर्तन करने में सफल होता है। बहते हुए जल के विपरीत इसकी क्रिया बहुत मंद और भिन्न होती है। इसका कार्य भौतिक अपर्दन के साथ पर रासायनिक अधिक होता है। यद्यपि इसके द्वारा अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण तीनों कार्य किए जाते हैं, तथापि भूमिगत जल का भू आकारों पर जो प्रभाव होता है वह मुख्यतः विलयन और निक्षेपण के कारण ही होता है। चूना प्रदेशों में इन क्रियाओं द्वारा बनने वाले भू आकारों को कास्ट भूदृश्य या कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। अपर्दन जन्य भू आकार। भूमिगत जल चट्टान रंध्रों द्वारा भूमि के अंदर प्रवेश करता है, अतः उसका कार्य क्षेत्र वहीं तक सीमित रहता है। इसी कारण भूमिगत जल की गति बहुत ही मंद होती है। मंद गति होने से भूमिगत जल द्वारा भौतिक अपर्दन बहुत ही कम होता है, किंतु रासायनिक अपर्दन के रूप में इसका कार्य बहुत अधिक हो जाता है। रासायनिक अपर्दन मुख्यतः घोल के रूप में होता है। कार्बन युक्त वर्षा का जल जब चूने की चट्टानों पर गिरता है तो वह उन्हें शीघ्रता से घुला देता है। इस घोल क्रिया से ही भूमिगत जल चूने एवं खड़िया प्रदेशों में विशिष्ट भू आकारों का निर्माण करता है। हम बात कर रहे हैं जब पानी ऊपर सतह के ऊपर बहता हुआ जाता है तो जब उसकी स्पीड या गति बहुत धीरे होती है तो उसके ऊपर जैसे दूसरा नदी जो कार्य करती है उसके बनस्पत उसका जो कटाव है वो बहुत कम होता है, लेकिन वो धीरे धीरे बहने की वजह से धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसता रहता है और नीचे जब चूना चट्टानें होती हैं तो उसके साथ क्रिया करके वो अम्ल बना लेता है। उस अम्ल की वजह से वो चट्टानों के अंदर से घोलक का काम करते हुए वहाँ की चीज़ों की, वहाँ के जो खनिज हैं उनको घोलता चला जाता है और उससे उसका अपर्दन देखने को हमें मिलता है। पहली ही ऐसी आकृति है सिंक होल्स या घोल रंध्र। जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वर्षा का जल चूने की चट्टानों पर बहता है तो घोल क्रिया द्वारा उसमें छोटे छोटे रंध्र बना देता है। इन रंध्रों से होकर जल भीतर प्रवेश करता रहता है। इन रंध्रों की आकृति कीप के जैसी होती है। लगातार जल प्रविष्ट होते रहने से इनके निचले भाग में बेलनाकार चौड़ी नलिकाएं बन जाती हैं, जिन्हें पोनोर कहते हैं। इस चित्र के अंदर इसी प्रकार का एक घोल रंध्र देखने को मिल रहा है कि कैसे पानी ने चूने की चट्टानों को घोलते हुए वहाँ पर एक खड्डा नुमा आकृति कर दी जिसमें पानी भरा हुआ हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी आकृति है स्वैलो होल्स या विलय रंध्र। जैसा इसका नाम बता रहा स्वैलो होल्स, ये इस तरीके के छेद होते हैं जहाँ पर पानी एकदम गायब सा हो जाता है, जैसे किसी ने निगल लिया हो। इस तरीके से घोल रंध्र धीरे धीरे घोल क्रिया द्वारा चौड़े होते जाते हैं। ऐसे अपेक्षाकृत बड़े रंध्रों को ही विलय रंध्र कहते हैं। जैसे जैसे घोल छिद्र बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनमें निचली दरारों के सहारे पानी आगे की ओर मार्ग ढूंढता रहता है। अनेक बार पानी ऐसे छिद्रों को कीप नुमा एवं कुछ छिद्रों को धरातल से नीचे एक साथ मिला देता है। आसपास का पानी इन छिद्रों में आकर दरारों और भूमिगत मार्गों के सहारे भूमिगत हो जाता है। विलय रंध्र को निगलते छिद्र भी कहते हैं। यदि ऐसा धरातल पठारी या पहाड़ी है तो ऊपरी सतह का पानी चट्टानों के भीतर काफी गहराई की भूमि के नीचे बनी गुफाओं तक भी पहुंच सकता है। तीसरी आकृति है डोलाइन। ये अपेक्षाकृत और भी बड़े आकार के विलय रंध्र होते हैं। इनकी
आकृति बेलनाकार अथवा कीप के समान होती है। सामान्यतः ये 10 मीटर चौड़े और 2 से 15 मीटर गहरे होते हैं। इस चित्र के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से ऊपरी सतह को पानी ने घोलते हुए पूरी इसको खड्डे नुमा कीप नुमा आकृति के रूप में इसको तब्दील कर दिया। ये एक डोलाइन का उदाहरण है। अगली आकृति है युवाला। निरंतर पार्श्विक अपरदन के कारण अनेक डोलाइन आपस में मिल जाते हैं, जिससे विस्तृत गर्त बन जाता है। इन विस्तृत गर्तों को उवाला कहते हैं। इनमें प्राय नदियां लुप्त हो जाती हैं, जिससे अनेक उनके आगे की जो घाटियां हैं सूख जाती हैं। इन्हें शुष्क घाटियां या अंधी घाटियां कहते हैं। अब ये चित्र के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से पानी ने इसको जो पठारी भाग था उसको खड्डे नुमा कर दिया। कीप नुमा आकृति हमें स्पष्ट देखने को मिल रही है, और जिसमें ऊपर सतह पर हमें कहीं पानी नजर नहीं आ रहा, लेकिन नीचे आपको पानी देखने को मिलता है। तो इस तरीके की जो आकृतियां हैं इनको हम युवाला कहते हैं। पोलजे। कई युवालाओं के मिल जाने से अत्यंत विस्तृत खाइयां बन जाती हैं। ये विस्तृत खाइयां ही पोलजे कहलाती हैं। इनकी दीवारें तीव्र ढाल वाली होती हैं। इनका विस्तार 250 वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। पंचमढ़ी के निकट वाटरस्मीट नामक स्थान पर यह भू आकार देखने को मिलता है। इस चित्र के अंदर देखिए आप पहाड़ियों दूर दूर तक जंगल नजर आ रहा है, लेकिन बीच में एक खड़ी खाई सी खड्डा दिख रहा है जिसकी ढाल बड़ी तीव्र है। ये एक पोलजे का उदाहरण है। इसमें कई युवाला मिलकर उन्होंने इस तरीके की आकृति का निर्माण किया है। हम्स। मुलायम चट्टानों की अपेक्षा कठोर चूने की चट्टानें कम घिस जाती हैं, अतः कठोर चट्टानों से निर्मित भाग छोटे छोटे टीलों के रूप में उभरे रहते हैं। ऐसे टीले युवाला एवं पोलजे की सतह पर पाए जाते हैं। ये टीले एकांत शंक्वाकार पहाड़ी की भांति प्रतीत होते हैं। इस चित्र के अंदर देखिए कि ये दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, जंगल के बीच में ये एक अजीब सा टीला हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की आकृति जो है वो चूने प्रदेशों के अंदर हम्स कहलाती है। लेपीज। धरातलीय चूने की चट्टानों पर बहते जल के कारण अनेकों आकार के रंध्र बन जाते हैं। साथ ही इस जल का प्रभाव चट्टानों के जोड़ों और दरारों पर भी पड़ता है। जल प्रविष्ट होकर इनको गहरा कर देता है। इन रंध्रों व गहरे गहरे गर्तों के कारण समस्त धरातल अत्यंत उबड़ खाबड़ तथा नुकीला सा हो जाता है, जिसे लेपीज कहते हैं। ये आप देखिए इसके अंदर तीखे तीखे से ये उभरे हुए भाग नजर आ रहे हैं, और बीच के जो है वो चूना जो पार्ट था इसका पानी ने घोलकर उसको बाहर ले गया अपने साथ में। तो ये नुकीले हिस्से खड़े रह जाते हैं, इसको हम लेपीज बोलते हैं। कंदराएं। रंध्रों व दरारों से प्रविष्ट जल भीतर ही भीतर चूने की चट्टानों को घोलकर उन्हें खोखला करता जाता है। यह खोखला भाग बड़ा होकर गुफा की आकृति धारण कर लेता है। भूमिगत जल की अपरदन क्रिया के साथ साथ इनका विस्तार होता जाता है। विश्व के कई चूना प्रदेशों में काफी बड़ी बड़ी गुफाएं मिलती हैं। यूएसए के कैंटकी राज्य की मैमथ केव लगभग 13 किलोमीटर लंबी है। आप इस चित्र के अंदर देखिए, ये नदी बहती हुई आ रही है, फिर बीच में गायब हो गई, फिर ये गुफा में से बाहर निकलती हुई दिख रही है पहले चित्र के अंदर, और दूसरे चित्र में चुना प्रदेशों में इस तरीके की अनेक गुफाएं आपको देखने को मिल रही हैं। बाहर ऊपर तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन सतह के नीचे ये जो कगारनुमा आकृति जिसके अंदर खड्डे खड्डे से दिख रहे हैं, ये आपकी गुफाएं हैं इसकी देखने को मिल रही है, जो कि भूमिगत जल द्वारा ही निर्मित है। प्राकृतिक पुल। यदि गुफा की छत का कुछ अंश कमजोर होकर टूट जाए तो शेष बचा हुआ अंश प्राकृतिक पुल जैसा प्रतीत होता है, जैसा कि इन दोनों चित्रों के अंदर देखने को मिल रहा है। पंचमढ़ी के चूना प्रदेश चट्टानों के बीच में बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं, इतनी बड़ी कि आपके विशालकाय क्लासरूम उसके अंदर समा जाए, इस तरीके की गुफाएं वहाँ देखने को मिलती हैं, जो कि पानी की क्रिया के द्वारा
वहाँ खोखले होकर बन गई हैं। अब भूमिगत जल का जो परिवहन कार्य है वो क्या है? भूमिगत जल बड़ी मात्रा में घोल के रूप में पदार्थों का परिवहन करता है। सामान्यतः इस घोल में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, लोहा व सिलिका की मात्रा अधिक होती है। भूमिगत जल की परिवहन क्षमता कम हो जाने पर इन खनिजों का विभिन्न आकृतियों में निक्षेपण होने लगता है। अब निक्षेप जन्य भू आकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला आश्चुताश्म व निश्चुताश्म, स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेग्माइट। चूने के प्रदेशों में गुफाओं की छत से धीरे धीरे रिसता हुआ जल चूने और अन्य खनिजों का निक्षेपण करता रहता है। जल में घुले हुए चूने का कुछ अंश छत पर ही चिपकता रहता है। इस क्रिया से कालांतर में छत के आधार पर नीचे लटकते हुए चूना स्तंभ बन जाते हैं। ये स्तंभ छत की ओर मोटे एवं गुफा के नीचे की ओर पतले होते हैं। इन्हें आश्चुतम कहते हैं। छत से टपककर गुफा की तली पर गिरने वाली जल की बूंदों से भी इसी प्रकार के ऊपर उठते हुए इन स्तंभों की रचना होती रहती है। गुफा की तली से ऊपर उठे हुए इन स्तंभों को निश्चुताश्म कहते हैं। ये स्तंभ कंदरा की छत से लटकने वाली स्तंभों की अपेक्षा छोटे किंतु मोटे होते हैं। साधारणतः ये स्तंभ सिलिका और चूने से बने होते हैं। जब कभी गुफा की छत से लटकते हुए और तली से ऊपर उठे हुए स्तंभ आपस में मिल जाते हैं तो वहां तल से छत तक एक पूर्ण स्तंभ बन जाता है, जिसे हम चूना स्तंभ कहते हैं। इस चित्र के अंदर ये स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट या आश्चुतम और निश्चुतम देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार की आकृति अपने पास में ही रामेश्वर महादेव के झरने के उधर चट्टानों में देखने को मिलती है। छोटे छोटे से चट्टानों में गुफा या खड्डे से बने हुए, उसमें अगर आप हाथ डाल के देखते हैं तो आपको बताया जाता है पंडितों के द्वारा कि ये गाय के थन इसमें बने हुए हैं। और नीचे की तरफ में आप बोलते कि ये शिवलिंग बने हुए हैं। पचमढ़ी में अनेक इस प्रकार के शिवलिंग देखने को मिलते हैं। ये दरअसल में भौगोलिक अगर भाषा में हम बात करें तो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट का उदाहरण है, जो कि पानी के टपकने से गुलन क्रिया से नीचे लटकती हुई जो आकृति जिसको थन बोलते हैं वो हमारे स्टैलेक्टाइट हैं, और जो शिवलिंग के रूप में हमें देखने को मिलते हैं वो हमारे स्टैलेग्माइट हैं। खनिज शिराएं चट्टानों की दरारों और संधियों में भूमिगत जल के द्वारा कई खनिजों का निक्षेपण हो जाता है। यह निक्षेपण रैखिक रूप में अथवा शिराओं के रूप में होता है, अतः इन्हें खनिज शिराएं कहते हैं। इन शिराओं में सामान्यतः क्वार्ट्ज व कैल्साइट के अतिरिक्त बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, टिन, तांबा आदि भी मिलते हैं। तो आज हम पढ़ रहे थे भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां, चाहे वो निक्षेपण की हों या अपरदन की हों, किस तरीके से भूमिगत जल चूना प्रदेश की चट्टानों पर अपना कार्य करते हुए अनेक आकृतियों का निर्माण करता है, वो आज हमने जाना। चित्रों के माध्यम से हमने इसको पढ़ा। और ये बूंदी जिले के अंदर अनेक चूना प्रदेश की इस तरीके की चट्टानें, क्योंकि बूंदी में आपको पता है कि सीमेंट फैक्ट्री है लाखेरी की। चूना प्रदेश वाली पूरी चट्टानों की जो श्रृंखला है ये बूंदी से होते हुए निकल रही है। तो इसमें जहाँ जहाँ चूना प्रदेश के जो झरने वगैरह देखने को मिलते हैं, जहाँ पानी रिसता है चट्टानों से, वहाँ आपको इस प्रकार की आकृतियाँ देखने को मिल जाती हैं, बहुत सुगमता से मिलती हैं। तो मेरी भी ये कोशिश है आप लोग जाइए उधर और इनको भौतिक रूप से स्वयं देखें, तो आपको समझ में आएगा कि भूमिगत जल किस प्रकार से चट्टानों के ऊपर अपनी क्रिया करता है। तो आज के लिए इतना ही। हम शीघ्र नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।